इनहेरिटेंस टैक्स, इसके आधार पर किस तरीके से एक नई राजनीति को आज गढ़कर सामने रखा जा रहा है साहब। सबसे पहले आप यह समझिए कि हुआ क्या है। एक बहुत ही भावनात्मक मुद्दा आज हम सबों के सामने है, जिसे और किसी ने नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामने रखा है। राहुल गांधी और उसके साथ साथ कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र लगातार हो रहा था, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री की टिप्पणी और बीजेपी की टिप्पणी आ रही थी कि लोगों का पैसा जो आज आप कमा रहे हैं उसे कांग्रेस आपके हाथ से छीनने की कोशिश कर रही है। और यह ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह कहा कि जो भी राजस्व और उसके साथ साथ राष्ट्रीय धरोहर और विरासत है, उसमें जो भी हम ग्रोथ कर रहे हैं, उस ग्रोथ का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो अभी तक वंचित रहे हैं, खास करके अल्पसंख्यक वर्ग। इसे राहुल गांधी ने अपनी चुनावी सभा में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कहा, यानी कि आपने एक जगह से पैसा उठाया और उसको दिया जिसको इसकी जरूरत है। पैसा बहुत ही निजी चीज है साहब, हर व्यक्ति बड़ी मेहनत से कमाता है, और अगर किसी के दिमाग में यह बात कही जाए कि भाई साहब आपका पैसा आपकी जेब से सरकार निकालने जा रही है, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत खलेगी। अब इस पर कहते हैं ना कि तिल का तड़का लग जाए। सैम पित्रोदा जो कि कांग्रेस के एक सलाहकार के तौर पर हैं और राहुल गांधी के सलाहकार के तौर पर रहे हैं, उन्होंने एक बयान दिया एक इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका में रहता हूं, मैं अमेरिकी नागरिक हूं, अमेरिका में कई जगहों पर इनहेरिटेंस और स्टेट टैक्स लगता है। इनहेरिटेंस मतलब विरासत कर। उन्होंने अमेरिका का हवाला दिया, लेकिन कहा कि इस पर भारत में भी विचार होना चाहिए। बस इसे पकड़ लिया भारतीय जनता पार्टी ने और इस रीडिस्ट्रीब्यूशन के साथ विरासत कर, इनहेरिटेंस टैक्स को जोड़कर भावना का एक ऐसा उबाल आपके सामने रखा साहब कि अब चुनाव की पूरी मयार बदलती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे किस तरीके से एक जबरदस्त गुगली के तौर पर कांग्रेस पार्टी पर फेंका। इनका जो नया प्लान है, याद रखना, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अब बोलेंगे आप लोग, कांग्रेस की लूट जिंदगी के और कांग्रेस की लूट जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये नारा दिया, कांग्रेस की लूट जिंदगी में भी और जिंदगी के बाद भी, ये आपको भी समझना बहुत जरूरी है। जिंदगी का मतलब यह है कि जब आप जिंदा हैं और आप पैसे कमा रहे हैं, जितनी भी आपकी कमाई है उसमें से जो सरकार आपसे ज्यादा ले सकती है वो आपसे लेगी, क्योंकि उसे उन लोगों को देना है जो वंचित हैं, खास करके अल्पसंख्यक। यहां पर ये एक जबरदस्त भावनात्मक मुद्दा हो जाता है। और मृत्यु के बाद भी, यानी कि इनहेरिटेंस टैक्स, जिसकी बात सैम पित्रोदा ने की थी। लेकिन क्या इनहेरिटेंस टैक्स कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं लिखा हुआ है? क्या इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में बीजेपी ने कहीं अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में, शपथ पत्र में कोई जिक्र किया है? कतई नहीं साहब। समझ लीजिए इसको, किसी भी राजनीतिक दल ने इनहेरिटेंस टैक्स पर कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन सैम पित्रोदा ने क्या कहा जिसकी वजह से पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ, ये देखिए। So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. अब सैम पित्रोदा के इस बयान का मतलब समझिए। इस पर बहस पहले भी होती रही है साहब, लेकिन आज चुनाव के संदर्भ में जब आप इस तरह की बात करते हैं, यानी कि मान लीजिए कि आपने बड़ी मेहनत से पूरी जिंदगी भर करके, एक मध्य वर्ग परिवार की बात कर रहा हूं, 2-2.5 करोड़ रुपए कमा लिए और बचा लिए साहब,
और आपको लगता है कि ये मैं अपनी विरासत के तौर पर अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाऊंगा। जब आपकी मृत्यु होगी ये पैसा आपके बच्चों को मिलेगा। लेकिन सैम पित्रोदा जी की जो दलील है उसके आधार पर इसका आधा यानी कि 1 करोड़ रुपए सरकार ले लेगी और 1 करोड़ ही आपके बच्चे को मिलेगा। तो सवाल ये उठेगा ना कि भाई इतनी मेहनत करके मैंने इतने पैसे क्यों बचाए? पेट काटकर मैंने बचाया पैसा अपने बच्चों के लिए और अपने ही बच्चों को न दे पा रहा हूं। भारतीय संस्कृति में इससे ज्यादा विध्वंसकारी बात और क्या हो सकती है? ऐसा नहीं कि भारत में इनहेरिटेंस टैक्स नहीं था, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सोचिए आज नहीं है। और जब आज नहीं है तो हर माता पिता की ख्वाहिश क्या है? हर भारतीय माता पिता अपनी जीवन भर अपनी आप ऊपर हर तरह की ज्यादती बर्दाश्त करने को तैयार है, सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चों की जिंदगी खुशहाल हो, जो उन्होंने बचाया वो उनके बच्चों को मिल जाए। लेकिन अगर उसमें आधा पैसा सरकार ले गई तो साहब फिर तो ठाई फिस, पैसा बचाने की जरूरत क्या है? यही भावनात्मक मुद्दा अब कांग्रेस पर भारी पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने तो उसे एक जबरदस्त गोले के तौर पर कांग्रेस के ऊपर थोप दिया। कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि ये जो बयान बहादुर टाइप लोग हैं, श्याम पित्रोदा टाइप या इस तरह के लोग जो तरह तरह के बयान देते रहते हैं, कभी कोई मोदी जी को चाय वाला बोल देता है, कभी कोई मोदी जी को नीच बोल देता है, कभी कोई मोदी जी को मौत का सौदागर बोल देता है। अभी आप देखिए इनहेरिटेंस टैक्स की बात आ गई, कभी हिंदू आतंकवाद की परिकल्पना करके उसे गढ़कर सामने रख दिया जाता है। ये कांग्रेस के जो बयान बहादुर हैं, ये कांग्रेस के लिए कितने घातक हैं, ये कांग्रेस को तो समझ में आ ही रहा होगा। कांग्रेस अब इसमें बचाव की मुद्रा में है। कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रमुख जयराम रमेश ने भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करते हुए जो कहा हुआ आपके सामने। मोदी सरकार में तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री रहे जयंत सिन्हा ने सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि 2014 में इनहेरिटेंस टैक्स यानी कि विरासत कर लागू करवाना चाहिए। इतना ही नहीं, 1996 और 1999 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल किया था। यह कहना किसका है? जयराम रमेश, कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रमुख। उन्होंने कहा कि हम पर जबरदस्ती आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी सनसनीखेज मुद्दा बनाकर हमें कॉर्नर करने की कोशिश कर रही है। साफ कह देना चाहता हूं, इस मामले पे जो पित्रोदा जी ने कहा है वो उनकी राय है, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पोजीशन नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन नहीं है। ये जानबूझकर सनसनीखेज रंग दिया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के सलाहकारों द्वारा, ताकि ध्यान मुद्दों से हटाया जाए। प्रधानमंत्री जानते हैं कि वो हारने वाले हैं। पहले चरण में वो उनका सफाया हुआ है दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में उनको हाफ होगा, मध्य भारत में उनका घटेगा, और इसीलिए एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है हमारे न्याय पत्र को भी। अब इसको कहते हैं जब आप फंस जाते हैं अपनी ही चालों में तो बचाव का रास्ता बस ढूंढते फिरते हैं। स्पष्टीकरण देने से अब क्या फायदा होगा? जयराम रमेश जी ने एक बार भी नहीं कहा कि सैम पित्रोदा ने जो बात कही वो बिल्कुल भारतीय संदर्भ में सही नहीं है। भाई कह देते ना, अगर आपके मैनिफेस्टो में नहीं है तो आप मान लीजिए कि आपके भारतीय संदर्भ में है ही नहीं, लेकिन बयान से इनकार भी नहीं किया और कहा कांग्रेस इस बयान से सहमत नहीं, हम दूर हैं। ये क्या मतलब हुआ? जाहिर सी बात है आप सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा बता रहे हैं, सैम पित्रोदा जी की प्रतिष्ठा भी बचा रहे हैं और खुद कांग्रेस पार्टी भी अपनी प्रतिष्ठा बचा रही है और किसी तरीके से इस मामले से बाहर निकलना चाहती है। अब आप कहेंगे कि भाई ये इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है, तो आइए जरा इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करें। 2 तरह के टैक्स आमतौर पर होते हैं दुनिया में, और ये दुनिया का प्रचलन मैं आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि इनहेरिटेंस या एस्टेट टैक्स, ये 2 तरह के टैक्स लगाए जाते हैं। ये यूरोप के कई प्रमुख देशों में जैसे कि फ्रांस, यूके, जर्मनी, इन तमाम विकसित देशों में है। अमेरिका, यहां तक कि लैटिन अमेरिका के कुछ देशों में भी है। इसका मतलब होता है इनहेरिटेंस टैक्स का मतलब कि अगर आपके पास चल संपत्ति यानी कि आपने स्टॉक्स, बैंक डिपॉजिट या तमाम इस तरह की चीजें इनहेरिट की अपने पिताजी से, तो फिर आपको इस पर एक तय रकम देनी पड़ती है। अलग अलग देशों में इसकी राय अलग है टैक्स को लेकर। यह 10% से लेकर 50% तक होता है। अमेरिका में अगर आपको $10 मिलियन से ज्यादा इस तरह की संपत्ति मिलती है तो 6 ऐसे राज्य हैं जहां इस पर टैक्स लगता है, जिसमें सिर्फ एक राज्य ऐसा है जहां 50% टैक्स लगता है। बाकी 3 राज्यों में 10% टैक्स लगता है
और एक राज्य में 30% टैक्स लगता है। यह पूरे अमेरिका में लागू नहीं है, यह बात स्पष्ट समझ लीजिए। यूरोप में भी आमतौर पर इसकी दर 10% है, यानी कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए मिले जो कि बैंक डिपॉजिट के तौर पर मिले, तो उसमें से यूरोप में रहने वाले व्यक्ति को उसमें से 10 लाख रुपए देने पड़ते हैं। यह अभी तक नियम है। उसके बाद स्टेट टैक्स। स्टेट टैक्स का मतलब अचल संपत्ति। अगर आपको जमीन मिली, आपको बिजनेस मिला, इनहेरिटेंस मिला, उस पर एक टैक्स की दर अलग होती है जो कि आमतौर पर व्यवसाय के आधार पर होती है, जो कि 10% से 25% तक अलग अलग देशों में है। इस तरीके का टैक्स लगाया जाता है और यह देश कई देशों में प्रचलित है, लेकिन भारत में यह मौजूदा स्थिति में लागू नहीं है। लेकिन क्या भारत में यह मौजूदा स्थिति में जो लागू नहीं है हमेशा से रहा है? जी नहीं, ऐसा नहीं था। और यह आपके लिए समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसा क्यों नहीं था। आजाद जब हिंदुस्तान हुआ 1947 में, उस वक्त पंडित नेहरू और उनके साथ साथ कैबिनेट को यह लगा कि जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है और बहुतायत देश के नागरिक बहुत गरीब हैं। इसलिए गांधी जी की जो एक फिलॉसफी थी, दैट यू आर द ट्रस्टी ऑफ योर वेल्थ, और देश की सारी संपदा कुछ लोगों के पास सीमित है, लेकिन वो ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी का मतलब मैं आप कस्टोडियन के तौर पर हैं, आप उसकी देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि वो दरअसल आपकी जो संपत्ति है वो पूरे देश की है। ये गांधी जी की विचारधारा थी। इसी विचारधारा को 2 कदम आगे बढ़ाते हुए पंडित नेहरू और उस वक्त की वामपंथी सोच के बहुत सारे लोगों ने, जो कि संविधान विशेषज्ञ भी थे, उन्होंने इसे एक अमली जामा पहनाया। और 1952 के बाद यह बात सामने आई कि अगर आप इनहेरिटेंस, यानी कि अगर आपके पिताजी की मृत्यु होती है और आप अचल संपत्ति बहुत इनहेरिट करते हैं, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। शुरुआती दौर में यह 10% था, लेकिन जनाब यह बढ़ते बढ़ते एक वक्त ऐसा आया जब 85% तक पहुंच गया था अचल संपत्ति पर। और जो चल संपत्ति थी, बैंक डिपॉजिट या इस तरह की चीजें, उस पर 30% तक टैक्सेशन की बात कही गई, जिसे भारत में वेल्थ टैक्स कहा गया। लेकिन यह वेल्थ टैक्स जीवित स्तर पर ही था, यानी कि अगर मैं जीवित हूं तो 30% तो मैं टैक्स दे ही रहा हूं, उसके ऊपर से एक और पोर्शन 30% तक देता था, लेकिन वो बढ़कर 85% तक कर दिया गया था, जिसकी वजह से लोगों ने बेनाम संपत्ति बड़े पैमाने पर रखनी शुरू कर दी थी। इस पूरे आधार पर अगर आप देखा जाए तो एक प्रचलन शुरू हुआ जो इंदिरा गांधी के दौर पर था। 1973 के बाद इस पर काफी विचार हुआ और इस टैक्स को काफी आगे बढ़ा दिया गया था। जब 85% की बात कर रहे हैं, उस वक्त देश में वामपंथी विचारधारा बहुत जबरदस्त थी। यह माना जा रहा था कि इसी के जरिए देश में जो संपदा है वो अमीर लोगों के हाथ से निकालकर गरीबों तक पहुंचाई जाए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए और अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम किया जाएगा। लेकिन यह सोच विकास के रफ्तार में सबसे बड़ा रोड़ा और अड़चन थी, जिसे पहचाना राजीव गांधी ने, और उस वक्त उनके वित्त मंत्री थे वीपी सिंह। 1985 की बात हम आपको बता रहे हैं। 1985 में यह तय किया गया कि वेल्थ टैक्स को इकट्ठा करने में सरकार को जितना पैसा खर्च करना पड़ रहा उस विभाग पर, उससे कहीं कम राशि वेल्थ टैक्स के तौर पर सरकार को मिल गई। इसलिए वीपी सिंह ने कहा कि इतना खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ साथ स्टेट टैक्स को भी खत्म किया गया, यानी कि अचल संपत्ति को भी अगर आप इनहेरिट करते हैं तो उस पर जो आपको टैक्स देना पड़ता था उसे भी खत्म कर दिया गया। और 1985 के बाद से भारत में किसी भी तरह का कोई टैक्स, जब आपके पिताजी, आपके दादाजी की मृत्यु होती है और आपको वो विरासत में मिलती है, तो आपको नहीं देना पड़ता है। लेकिन क्या यह प्रक्रिया उसके बाद खत्म हो गई? नहीं साहब। इसके बारे में कई बार विचार होता रहा, क्योंकि भारत में इस बात को लेकर हमेशा चिंता रही कि भारत में अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बहुत चौड़ी होती जा रही है। अमीर ज्यादा से ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब ज्यादा से ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। इस खाई को पाटने का तरीका क्या है कि अमीरों से ज्यादा टैक्स लीजिए और उसका इस्तेमाल गरीबी मिटाने में कीजिए। वाजपेयी सरकार के दौरान भी 1999 से 2003 के बीच में इस पर कई बार चर्चा की गई, लेकिन कभी भी उस वक्त एनडीए सरकार ने इसे अमली जामा नहीं पहुंचाया और न ही इसे अमल करने की कोई कोशिश की। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार थी 2004 से लेकर 2014 के बीच में। पी चिदंबरम और उसके साथ साथ प्रणब मुखर्जी, जो बाद में राष्ट्रपति भी बने थे, इन दोनों नेताओं ने जब वित्त मंत्री थे तो इनहेरिटेंस टैक्स और रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स की बात भी की। प्रणब मुखर्जी ने तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा भी दिया था। वोडाफोन उसी का खामियाजा आज भी भुगत रहा है।
लेकिन इनहेरिटेंस टैक्स के मुद्दे पर पी चिदम्बरम ने अपने जो पूरा व्हाइट पेपर बनाया था उसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया। बहुत विरोध हो रहा था, इसलिए कांग्रेस इसे अमली जामा नहीं पहना पाई। इसके बाद यह बात और आगे बढ़ती है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएं कि इस पूरे तर्क को कि राजीव गांधी ने क्यों इनहेरिटेंस टैक्स खत्म किया, इसे देखिए आज प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से अपने भाषण में शामिल किया। फिर आपको बताएंगे कि इनहेरिटेंस टैक्स का विचार 2014 के बाद कब आया। पहले देखिए मोदी जी ने क्या कहा कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, तो अब सरकार को पैसा चला ना जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। तो 1985 में जो कानून में फेरबदल किया गया था उसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, यह भी आप जरा गौर कीजिएगा। लेकिन क्या उसके बाद 2014 के मनमोहन सिंह की सरकार के बाद इनहेरिटेंस टैक्स की बात भारत में नहीं हुई? हुई साहब, बीजेपी की सरकार के रहते हुए भी हुई। जयंत सिन्हा जब MOS फाइनेंस थे 2015 ने उन्होंने इस पर पूरी चर्चा की थी और एक पेपर तैयार किया गया था जिसमें भारत में 10% इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की बात कही गई थी। लेकिन जैसे ही इसे आगे बढ़ाया गया तो उस वक्त के वित्त मंत्री ने इसे मुनासिब नहीं समझा और उसे पेश नहीं किया गया। इसके बाद अरुण जेटली साहब जब वित्त मंत्री थे 2018 में उन्होंने भी इस पर चर्चा की थी। उनका भी यह मत था कि देश में कम से कम 10% इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाना चाहिए, और वो इसलिए क्योंकि अमीर ज्यादा अमीर होते चले जा रहे थे। बड़े बड़े बिजनेस हाउस ट्रस्ट के जरिए अपने पैसों को अपने बच्चों तक पहुंचा रहे थे और सरकार को इससे कोई लाभ नहीं हो पा रहा था। सरकार इसमें अपनी एक छोटी हिस्सेदारी चाहती थी ताकि इसके जरिए गरीब लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जा सके। लेकिन उस वक्त बहुत ही बुद्धिमानी से अरुण जेटली साहब ने, जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने एक कानून पारित करवाया। उन्होंने फाइनेंस बिल में एक बात रखी कि 50,000 रुपए से ज्यादा अगर कोई भी रिश्तेदार किसी को गिफ्ट देता है तो उस पर गिफ्ट टैक्स लगेगा, और गिफ्ट टैक्स स्लैब के आधार पर लगता है। ऐसे में इसका जबरदस्त विरोध हुआ और 3 दिन बाद इसमें संशोधन हुआ और गिफ्ट टैक्स फ्री कर दिया गया उन लोगों के लिए जो ब्लड रिलेटिव है। यानी कि अगर पिता अपने बेटे को पैसे दे तो कोई टैक्स नहीं, मां अपने बेटे को या बेटी को पैसे दे कोई टैक्स नहीं, भाई बहन एक दूसरे को पैसे दे कोई टैक्स नहीं, बेटा अपने माता पिता को पैसे दे कोई टैक्स नहीं, ब्लड रिलेटिव अगर पैसे देते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर आप शादी करते हैं उसमें आपको गिफ्ट मिलता है तो एक तय रकम के बाद जो भी गिफ्ट आपको मिल रहा है उस पर टैक्स देना पड़ता है, और आज ये कानून चल रहा है। लोग इसे भी इनहेरिटेंस टैक्स विथ बैकडोर कहते हैं। लेकिन अगर फौरी तौर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने बीते 10 साल में ऐसी कोई कोशिश आधिकारिक तौर पर नहीं की जिसमें इनहेरिटेंस टैक्स को लागू किया जाए। अब जो स्थिति बनती दिख रही है इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर, जो पूरा बवंडर मचा है, उसमें इस बात को समझिए कि आज इसे एक बहुत ही सेंटिमेंटल और इमोशनल इशू बनाकर चुनाव में प्रस्तुत किया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है, मैं व्यक्तिगत तौर पर यह कह सकता हूं कि इसका काफी असर चुनाव में हो सकता है, क्योंकि कोई भी भारतीय माता पिता कभी यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी मेहनत की कमाई जो अपने बच्चों के लिए बचा रहा है उस पर उसे किसी भी तरह का टैक्स देना पड़े। जो हुआ 1985 से पहले वो अलग था, लेकिन 1985 के बाद कोई भी मध्यवर्गीय परिवार, कोई भी उच्च वर्गीय परिवार, यहां तक कि छोटा आमदनी वाला परिवार भी यह कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके घर को अगर वो अपने बेटे को लिख रहा है तो बेटा जब उस घर में रहना शुरू करे और उसके नाम पर जाए तो फिर बेटे को सरकार को टैक्स देना पड़े। मसलन मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता है, दिल्ली में उसने एक जमाने में 15 लाख रुपए में घर खरीदा, दिल्ली में मकान की कीमत बढ़ती चली गई, आज वो 1.5 करोड़ की हो गई, आज उसकी मृत्यु हो जाए और ये 1.5 करोड़ की
घर उसके बेटे को मिल जाए। अब इस 1.5 करोड़ रुपए के घर को अपने नाम पर करने के लिए बेटे को अगर 15 लाख रुपए सरकार को देने पड़े तो वो बेटा कहां से पैसे लाएगा साहब? और ये किस तरह का इनहेरिटेंस होगा? रह तो उसी घर में रहा है। ये भावनात्मक मुद्दा है और इसे भारतीय जनता पार्टी बखूबी इस्तेमाल कर रही है। और ये क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी टीम और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को तो देना ही है।